नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद अब बीजेपी का फोकस हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का है और कहना कि जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन प्रयासों में अभी से जुट चुकी है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी तैयारियां तेजी पकड़ चुकी हैं, तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और जो नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में शामिल हैं वो एक दूसरे प्रतिद्वंदियों को धोबी पछाड़ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो उसमें हरियाणा प्रदेश से 3 बड़े चेहरे, बड़े नाम शामिल किए गए और उसी के बाद से लगातार ये चर्चाएं हैं कि जिन 3 नेताओं को शामिल किया गया है वो जिस वर्ग से, जिस समुदाय से संबंधित हैं उन समुदाय में से किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से सांसद बने, हरियाणा प्रदेश के 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जीतते ही उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। पूरे भारतवर्ष का ऊर्जा मंत्री जो है बना दिया गया। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो केंद्र में अपना जो है पक्का स्थान प्राप्त कर लिया, एक पक्का मोर्चा जो है बना लिया। ऐसे में बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, वहीं बात की जाए दूसरे मंत्री की, राव इंद्रजीत सिंह यादव समुदाय से संबंध रखते हैं, तो वही लगातार गुड़गांव लोकसभा सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज करके केंद्र में भी तीसरी बार मंत्री चुने गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं, मंत्री बना दिए गए हैं। तीसरे सांसद के रूप में बात की जाए तो कृष्ण पाल जो कि फरीदाबाद से जीत के हैट्रिक लगाने के साथ ही मंत्रिमंडल में भी शामिल होने के लिए हैट्रिक लगा चुके, यानी कि लगातार तीसरी बार जीतने के बाद लगातार तीसरी बार ही मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे में वो गुज्जर समुदाय से संबंध रखते हैं। पंजाबी वर्ग, यादव समाज और गुज्जर समाज से अब किसी भी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, यह लगभग तय हो चुका है। लेकिन अब जो है बीजेपी के सामने बड़ा पेच यह फंसा हुआ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर जाट मतदाता और एससी वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया, तो ऐसे में दोनों वर्गों में से किस समुदाय को तवज्जो दी जाए, किस वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाए और किस समुदाय से जो है नेता को चुनकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज किया जाए। क्योंकि एक पुरानी कहावत भी है, आपने सुना होगा कि जिसके जाट उसके ठाठ, और इसके अलावा एक और पुरानी कहावत है कि जिससे बिगड़ गए जाट उसकी खड़ी हो गई खाट। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में विशेषकर हरियाणा प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर जाट मतदाताओं ने जिस तरीके से करवट ली, जिस तरीके से पलटी मारी, जिस तरीके से भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया, तो उससे आपको यह अनुमान जरूर हो गया, लोकसभा चुनाव के परिणामों से यह अनुमान जरूर लग गया कि किसकी खाट खड़ी हुई है और कौन सी पार्टी के इस चुनाव के बाद ठाठ हुए हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जहां 2019 में भाजपा 10 की 10 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना गई, तो वहीं 2024 में दावा जरूर ठोका सभी 10 सीटें जीतने का, लेकिन जीत पाए मात्र 5 सीटें और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से फाइट करते हुए कमबैक किया और 5 सीटों से भाजपा को खदेड़ दिया, मात दे दी, हरा दिया। तो ऐसे में ज्यादातर सीटें जो बीजेपी ने हारी वो जाट बाहुल्य क्षेत्र से संबंध रखती हैं, जाट बाहुल्य सीटें हैं और कहीं ना कहीं जो कहावत पुरानी है कि जिससे बिगड़ गए जाट उसकी खड़ी हो गई खाट, वो यहां पर चरितार्थ भी होती है। ऐसे में बड़ी बात है कि इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से जाट मतदाताओं ने करवट ली और जो एससी वोट बैंक है, अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ चला गया, भाजपा से खिसक गया, उसका बड़ा खामियाजा इस चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा पेच यही फंसा हुआ है कि जाट मतदाताओं और एससी मतदाताओं में से किसको साधने का प्रयास किया जाए, हरियाणा प्रदेश में किसे साधा जाए, और उसी को लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी पेच फंसा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी दावेदारियां बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी अब तक फाइनल नहीं कर पाई है कि एससी मतदाताओं को साधने के लिए यहां पर एससी किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री पिछले 10 साल से नॉन जाट रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष पद जो है जाट नेता के पास रहा है। यानी कि
प्रदेश अध्यक्ष पद की जो कमान है, प्रदेश के संगठन की जो कमान है, वो जाट नेताओं के हाथों में रही है। चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ की बात हो, चाहे वो सुभाष बराला की ही बात क्यों ना हो। हालांकि अब बीजेपी के सामने एससी वोट बैंक और जाट वोट बैंक, दोनों वोट बैंक में से किसे साधा जाए, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार हरियाणा का पिछला 10 साल का इतिहास रहा है, पिछला 10 साल का जो एक परंपरा देखने को मिली कि हरियाणा प्रदेश में जहां पिछले 2 कार्यकाल से मुख्यमंत्री नॉन जाट है, तो ऐसे में संगठन की कमान जाट नेताओं के हाथों में रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार इस परंपरा को तोड़ने की तैयारियों में नजर आ रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उसमें भी किसी जाट नेता को शामिल नहीं किया गया। और वहीं अब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कमान भी ऐसी चेहरों में से किसी पर दांव लगाया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि जो दलित चेहरे हैं और जो जाट चेहरे हैं, उनमें से कौन कितना मजबूत है, कौन कितने पानी में है, उसको लेकर अगर विस्तार से चर्चा करें तो दलित चेहरों में सबसे पहला नाम कृष्ण लाल पंवार का है, जो कि फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। तो साथ ही एक जो है बड़ा धड़ा इनकी पैरवी भी कर रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर कैडर का ही नेता काबिज होना चाहिए। तो वहीं इस सूची में 2 महिला नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पहला नाम सुनीता दुग्गल, सिरसा से पूर्व सांसद, और सुनीता दुग्गल एक ऐसी सांसद रही हैं जिन्होंने पहली बार बीजेपी को सिरसा लोकसभा सीट पर जीत दिलवाई थी, जीत दर्ज करने में सफल रही थी। तो ऐसे में उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है। तो वही दूसरा नाम बंतो कटारिया, अंबाला से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार रही। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण चौधरी के सामने उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन अब संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की पैरवी शुरू हो चुकी है। और एक बड़े धड़े का मानना है कि लगातार पुरुष नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है, तो वहीं अब जो है महिला नेताओं में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए, जिसमें सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद और बंतो कटारिया का नाम शामिल है। इन दोनों के नामों पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंतो कटारिया के पास पहले ही संगठन की एक जिम्मेवारी मिली हुई है, तो ऐसे में इनका नाम जो है इस भागदौड़ में सबसे पीछे माना जा रहा है। वहीं से आगे अगर बात की जाए, किशन बेदी पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। इनके नाम पर भी मंथन चल रहा है, चर्चा हो रही है, क्योंकि किशन बेदी मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी रहे हैं, बड़े खास नेता हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो नेता मनोहर लाल खट्टर का करीबी होगा उसको कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मिल सकती, क्योंकि फिलहाल मनोहर लाल खट्टर केंद्र की सरकार में भी एक मजबूत पद पर है, एक मजबूत पावर के साथ है, जबरदस्त तरीके से कमबैक कर चुके हैं। इसके बाद आखिरी नाम अशोक तंवर का है, जो चुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। सिरसा लोकसभा सीट से एक बड़ी हार का सामना इनको करना पड़ा। कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार ने अशोक तंवर को सिरसा में जबरदस्त मात दी, लेकिन उसके बाद भी अब जो है यहां पर एससी वोट बैंक को साधने के लिए अशोक तंवर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है। लेकिन बड़ी बात बीजेपी का यह मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर संगठन को संभालने वाला नेता भाजपा के कैडर का ही होना चाहिए। तो ऐसे में कृष्ण लाल पंवार और अशोक तंवर का नाम इस सूची में फीका पड़ जाता है। बंतो कटारिया के पास कहीं ना कहीं पहले ही संगठन की जिम्मेवारी है, तो ऐसे में उनका नाम भी पिछड़ जाता है। तो वो 2 नाम जो है किशन बेदी और सुनीता दुग्गल के दलित चेहरों से बचते हैं। तो वही बात की जाए जाट चेहरों की, तो इनमें पहला नाम सुभाष बराला का है। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में जो है 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। हालांकि इनके नाम की जो है मजबूत पैरवी चल रही है, क्योंकि जब सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष रहे तो दोनों ही बार जो है बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि सुभाष बराला मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं, बड़े खासम खास हैं, और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के सबसे विश्वास पात्र जाट नेता हैं। तो ऐसे में इनको जिम्मेवारी मिल सकती है, ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन इनके अलावा भी 2 और नाम जाट, बड़े जाट नेताओं के जोड़े जा रहे हैं। पहला नाम कैप्टन अभिमन्यु और दूसरा नाम है ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो वहीं
पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके और पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए तो पूर्व में मंत्री रह चुके, हरियाणा प्रदेश में वित्त मंत्री की कमान इनके पास थी 2014 के कार्यकाल में जब भाजपा जीती थी, लेकिन 2019 में ये चुनाव हार गए। उसके बाद इन्होंने अभी हाल ही में हिसार लोकसभा सीट से भी टिकट के प्रयास जरूर किए, लेकिन टिकट मांगने वालों की दौड़ में कहीं ना कहीं ये पिछड़ गए। वहां पर रणजीत चौटाला को ऐन मौके पर भाजपा ने उतार दिया और वो भाजपा की सबसे बड़ी गलती भी रही, क्योंकि बाहरी नेता को ना ही जनता ने एक्सेप्ट किया, ना ही बीजेपी का कैडर उनको एक्सेप्ट कर पाया, और इसी के चलते नतीजा सबके सामने है कि हिसार लोकसभा सीट पर भी भाजपा हार गई। बीजेपी ने एक और सीट जो है हरियाणा में खो दी। लेकिन बड़ी बात जो कैप्टन अभिमन्यु पर फिलहाल रणजीत चौटाला ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, क्योंकि नारनौद हलका एकमात्र ऐसा हलका है जहां से बीजेपी सबसे बड़े अंतर के साथ हारकर निकली। तो वहीं ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ भी चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, ताकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उनकी दोबारा एंट्री हो सके और यहां पर जो है वो एक बड़े नेता के रूप में अपनी छवि को दोबारा स्थापित कर पाए। लेकिन बड़ी बात जो है, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ मनोहर लाल खट्टर के कोई खास नहीं है, करीबी नहीं है, ना ही इनकी ज्यादा मनोहर लाल खट्टर के साथ बनती है, जमती है। लेकिन सुभाष बराला मनोहर लाल खट्टर के बेहद विश्वास पात्र नेता है। तो ऐसे में सुभाष बराला का नाम जबरदस्त तरीके से आगे चल रहा है। सुभाष बराला के नाम की पैरवी जो है जबरदस्त तरीके से की जा रही है। हालांकि अब इस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ चुका है अनिल विज का। अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हरियाणा प्रदेश के, और फिलहाल कहीं ना कहीं लंबे समय से नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब से अनिल विज नाराज है, क्योंकि ना ही उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल पाया, ना ही उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, यहां तक कि मंत्रिमंडल से भी बाहर जो है अनिल विज को कर दिया गया। ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे। लोकसभा चुनाव में भी कोई खास जो है उन्होंने प्रभाव जनता के बीच जाकर नहीं छोड़ा, और यही कारण रहा कि अंबाला में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं अनिल विज ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनके मुलाकात के फोटो जमकर शेयर किए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, और उसी के बाद से लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि अनिल विज को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। ऐसे में सबकी निगाह जो है प्रदेश अध्यक्ष पद पर टिकी हुई है कि अनिल विज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल वो मंत्री नहीं है, मात्र एक विधायक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो है अनुभवी नेता हैं, बीजेपी कैडर के पुराने नेता हैं, और कहीं ना कहीं लंबे समय से भाजपा को अंबाला में जिताते आ रहे, मजबूत करते आ रहे हैं, तो उनको यह जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 नेता प्रमुखता से इस दौड़ में शामिल हैं, जिनमें जो है एक जाट नेता सुभाष बराला का नाम शामिल है, एक पंजाबी नेता अनिल विज का नाम शामिल है, तो वहीं 2 एससी कैडर से जो नेता है सुनीता दुग्गल महिला नेत्री, और कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी पूर्व मंत्री, ये 4 नेता प्रमुख तौर पर इस दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा कि भाजपा जाट मतदाताओं को साधने का काम करती है या फिर एससी वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। यह बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि किसे जो है भाजपा ज्यादा तवज्जो दे रही है। हालांकि फिलहाल आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही प्रदेश अध्यक्ष पद भी है, यानी कि प्रदेश के जो 2 बड़े पद होते हैं वो दोनों ही पद एक ही इंसान नायब सिंह सैनी के पास हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की कमान थी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो वहां पर नायब सिंह सैनी को सेट कर दिया गया। तो ऐसे में दोनों पद जो है, दोनों जिम्मेवारियां जो है एक ही इंसान के पास, एक ही व्यक्ति के पास थी, और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में भुगतना पड़ा भाजपा को, क्योंकि यह कहा जा रहा है अब लगातार, जो राजनीतिक जानकार है, जो भाजपा के लोग हैं, उनका भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री के पास ही प्रदेश अध्यक्ष पद होने के चलते संगठन पर चुनाव के दौरान मजबूत पकड़ नहीं रही, और कहीं ना कहीं संगठन जिस तरीके से काम करना चाहिए था चुनाव में, जिस तरीके से पार्टी के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उनका साथ देना चाहिए था, संगठन उस तरीके से ना ही मेहनत कर पाया, ना ही एकजुटता दिखा पाया, और ना ही साथ दे पाया, ना ही उम्मीदवारों को जिता पाया। तो ऐसे में अब यह विचार किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद नायब सिंह सैनी से वापस लेकर किसी स्वतंत्र
नेता के हाथों में सौंपा जाए, यानी कि ऐसा नेता जिसके पास दूसरी कोई बड़ी जिम्मेवारी ना हो। एक ही इंसान के पास, नायब सिंह सैनी के पास मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों की जिम्मेवारी होने के चलते बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिला, क्योंकि भाजपा के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, उनमें से चाहे हिसार से रणजीत चौटाला की बात हो, सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर की बात हो, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली की बात हो, या फिर रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा की ही बात क्यों ना हो, तमाम हारे हुए प्रत्याशियों ने भीतर घात की बात कही और नेताओं के ऊपर भी कई बड़े आरोप, कई बड़े इल्जाम रख दिए, लगा दिए। यानी कि अपनी हार का ठीकरा संगठन पर, संगठन के पदाधिकारियों पर फोड़ दिया कि संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया, संगठन के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, भीतर घात किया है। अब ऐसे में बीजेपी सोचने पर मजबूर है कि प्रदेश अध्यक्ष आखिर बनाया किसे जाए, क्योंकि आगामी 4 माह के अंदर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी जो 2014 से लगातार हरियाणा की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, 2014, 2019 दोनों बार सरकार बनाने में कामयाब रही, तो इस बार भी बीजेपी का फोकस हरियाणा प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने का है और उसी अपने मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी अभी से जी तोड़ मेहनत में जुट चुकी है। हालांकि फिलहाल के अगर राजनीतिक हालात देखे जाएं तो हरियाणा में बीजेपी सीधे तौर पर जाट नॉन जाट की राजनीति को प्रभावी तौर पर लागू करने में जुटी हुई है। जिस तरीके से एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में किसी जाट नेता को केंद्र में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, एकमात्र जाट नेता जो जीते चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि मंत्री बनाया जा सकता है इस बार, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जाट मतदाताओं को, जाट वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं उनके बीच जो नाराजगी भाजपा के प्रति, उसको कम करना बेहद जरूरी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एक जो विशेष क्षेत्र है जहां से लगातार बीजेपी मजबूत रही है, 2014 में बीजेपी वहां से जीती, 19 में जीती, 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी ने सभी 3 की 3 सीटें निकाली। जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है वहां से लगातार तीसरी बार फिर राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट से और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा सीट से मंत्री बना दिए गए, लेकिन धर्मवीर सिंह को फिर जो है छोड़ दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं को जिस तरीके से बीजेपी नजरअंदाज कर रही है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी जो पिछले 10 सालों से एक परंपरा चली आ रही कि अगर मुख्यमंत्री नॉन जाट है तो संगठन की कमान जाट नेताओं के पास थी। पूर्व में सुभाष बराला के पास रही, पूर्व में जो है ओम प्रकाश धनखड़ के पास रही और फिलहाल नायब सिंह सैनी के पास वो कमान है। तो ऐसे में उस परंपरा को तोड़कर बीजेपी जो है इस बार दलित वर्ग से, दलित किसी बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है? जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो वास्तव में क्या सोचती है कि किस नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मौका मिल सकता है, जिम्मेवारी मिल सकती है, और बीजेपी का किस वोट बैंक को साधने पर विशेष ध्यान रहने वाला है, विशेष जो फोकस रहने वाला? क्या भाजपा जाट वोट बैंक को साधेगी जो खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया, या फिर जो एससी वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास बीजेपी करने वाली है? क्या लगता है? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।